हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 26 वर्ष की उम्र में युग अपनी मां कुंती और बीवी आराधना को छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। उसके जाने के बाद दोनों का ही बुरा हाल था, लेकिन आराधना फिर भी थोड़ी हिम्मत रखकर अपनी सास को संभालते हुए बोलती है। माँ जी, संभालिए ना अपने आप को, क्यों खुद को इतना दर्द दे रही हैं? बहू, मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। ये सब झूठ है, वो नहीं जा सकता। मेरा युग आएगा। तू ये अपनी माँ को सूनी लिए क्यों घूम रही है? तू विधवा नहीं है, मांग भर अपनी। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा सुहाग आपका बेटा युग हमें छोड़कर जा चुका है। कहीं नहीं गया युग, बोला ना कहीं नहीं गया। मांग भर तू अपनी, मांग भर। कुंती युग के जिंदा होने की बात बोलते बोलते बेहोश हो जाती है। आराधना अपनी सास की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वो जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर के साथ ही युग के बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर मयंक को घर बुलाती है, जो कुंती की हालत देखकर आराधना से बोलता है। आराधना भाभी, आंटी को युग की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा है। उनकी दिमागी हालत और भी खराब हो सकती है, इसलिए हमें इस वक्त उनको गुस्सा दिलाने से अच्छा या सच्चाई दिखाने से अच्छा उनकी कई बातों को मानना है। पर मयंक, मैं कैसे माँ जी की बात मान सकती हूँ? वो मुझ विधवा को अपनी सूनी मांग को भरने के लिए कह रही हैं। पति के मरने के बाद ये मांग कैसे भर सकती हूँ? देखिए आराधना भाभी, अगर आप चाहती है आंटी ठीक रहे तो आपको ये झूठा दिखावा करना होगा कुछ समय तक, जब तक उनका दिमाग इतना स्टेबल ना हो जाए कि सच्चाई एक्सेप्ट कर सके। वरना अभी उनको जबरदस्ती सच्चाई स्वीकारने को कहेंगे तो उनकी जान भी जा सकती है सदमे में। नहीं, युग को तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ, अब माँ जी को नहीं खो सकती। मयंक एक नींद का इंजेक्शन कुंती को देकर चला जाता है। शाम को जब कुंती को होश आता है तो आराधना एक रंगीन साड़ी में पूरी सुहागन बनी अपनी सोनी मांग को भरे हाथ में चाय का कप लेकर अपनी सास के सामने जाकर बोलती है। अरे माँ जी, आप उठ गई? लीजिए, मैं आपकी शाम की चाय लाई हूँ। काफी देर से सो रही हैं आप। बहू, तेरी मांग भरी हुई है, इसका मतलब मेरा युग, मेरा युग। हाँ, बस बेटे का नाम जपना आप, जो हम दोनों को छोड़कर दूसरे शहर में काम में मगन है। यहाँ आपकी बहू आपकी सेवा में लगी है, वो नहीं दिखता आपको? अरे बहू, जैसे युग मेरी जान है वैसे तू मेरी जिंदगी है। तुम दोनों को ही मैं दुखी नहीं देख सकती, और तेरी सेवा पर तो मुझे कभी शक नहीं हुआ है। अच्छा, अब आप चाय पियो, मैं रात का खाना बना लूँ। आराधना कुंती को चाय देकर रसोई में ना जाकर अपने कमरे में जाती है और शीशे के सामने खुद का ये सुहागन वाला रूप देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोलती है। हे भगवान, आखिर क्यों मुझे ऐसी सजा दे रहा है? युग के ना होने के बाद ये मांग भरना मुझे कितना दर्द दे रहा है, मुझे ही पता है। लेकिन ये विधवा बहू अपनी सूनी मांग लिए अपनी सास के सामने नहीं जा सकती, इसलिए मुझे अपनी सूनी मांग को माँ जी के आगे भर के ही रखना होगा। आराधना के लिए ये सब आसान नहीं था, लेकिन वो अपनी सास के लिए ये काम दिल पर पत्थर रखकर करने लगती है। दिन गुजरते हैं, कुंती की हालत में सुधार होता है क्योंकि उसको लगता है कि उसका बेटा युग जिंदा है। ऐसे ही एक दिन मयंक कुंती का चेकअप करने के लिए घर आता है, जहां आराधना उससे बोलती है। मयंक, आप आ गए? माँ जी अभी अपने कमरे में हैं, मैं उनको बुला लाती हूँ। ठीक है भाभी, वैसे एक बात कहूँ, आपको ऐसे सुहागन की तरह देखकर अच्छा लग रहा है। लेकिन सच्चाई तुम भी जानते हो और मैं भी, कि ये सब कुछ बस क्यों किया जा रहा है। अब तुमसे ही ये गुजारिश है कि मुझे इस बोझ से जल्द छुटकारा दिलाओ, माँ जी को ठीक करके। आराधना के इतना बोलते ही वहाँ कुंती आ जाती है, जो उसकी आखिरी के कुछ शब्द सुनकर बोलती है। बहू, कौन से बोझ से तुझे जल्द छुटकारा चाहिए? मेरे बोझ से? माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप मेरे ऊपर बोझ कभी नहीं हो सकती। मैं तो कह रही थी माँ जी को दवाइयों के बोझ से छुटकारा दिला दो देवर जी। हाँ आंटी। वैसे मुझे किस चीज की गोलियां देती है तू बहू रोज? आंटी, वो मैंने ही दी है आपके लिए। क्या है ना, आपकी बॉडी में बीपी कंट्रोल रहे उसकी है मेडिसिन ये, इसलिए समय पर लेते रहिएगा। और आइए यहाँ बैठिए, मैं आपका चेकअप कर लेता हूँ। मयंक कुंती का चेकअप करके दवाई दे देता है, जिसके बाद वो आराधना को अकेले में कुंती की हालत के बारे में बताते हुए बोलता है। आंटी की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी उनसे सच छुपाए रखना है। ठीक है मयंक, तुम समय समय पर आते रहना माँ जी के चेकअप के लिए, ताकि मुझे उनकी हालत के बारे में पता चल सके।
जरूर भाभी, अब मैं चलता हूँ। मयंक इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उन दोनों की ये बातें कुंती सुन लेती है, जो अपने कमरे में जाकर खुद से बोलती है। आखिर ये बहू और मयंक एक दूसरे से क्या बात कर रहे थे? कहीं बहू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? युग को फोन लगाती हूँ। कुंती युग के फोन पर फोन लगाती है, लेकिन कई बार कोशिश करने पर भी युग का फोन नहीं लगता। इतने समय से जो सच अपनी सोनी मांग को भरे आराधना ने कुंती से छुपा रखा था, वो अब सामने आने वाला था, क्योंकि 2 दिन बाद कुंती के गांव से उसकी ननद शारदा युग की मौत के लगभग 1 महीने बाद कुंती के घर आती है और कुंती को सामने देखकर रोते हुए उसके गले लग के बोलती है, भाभी ये क्या हुआ? ये क्यों हुआ? हमारा युग इतनी कम उम्र में हमें छोड़ के कैसे जा सकता है? युग जा चुका है? मेरा युग? दीदी माफ करना, युग की मौत के 1 महीने बाद मैं तुम्हारे दुख को बांटने आई हूँ। देरी के लिए माफ करना दीदी। शारदा कुंती के गले लगी ये सब बोल रही थी। तभी कुंती के पीछे से उसको आराधना दिखती है, जो कि अपनी मांग भरे खड़ी थी। ये देख शारदा कुंती से दूर होकर आराधना के पास जाकर उसको थप्पड़ मारते हुए बोलती है, अरे तुझे शर्म नहीं आती? पति के मरने के बाद ऐसे सुहागनों की तरह घूमते हुए। अरे तू निहायती बेशर्म निकली। भाभी पूछो इससे, ये किसके नाम का सिंदूर भरे घूम रही है? एक विधवा की मांग सूनी होनी चाहिए, लेकिन पति के मरने के 1 महीने बाद ये ऐसे साज श्रृंगार करके घूम रही है जैसे इसका नया नया ब्याह हुआ हो। बुआ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं सब बताती हूँ, आप बैठिए तो। ये सब बातें सुन कुंती को सब याद आने लगता है कि उसका बेटा 1 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उसको छोड़कर जा चुका है, और वो ये सब याद करके युग का नाम चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। युग! माँ जी, माँ जी। भाभी भाभी ये क्या हुआ आपको? बुआ जी, आप माँ जी को संभालिए, मैं मयंक को बुलाती हूँ। आराधना जल्दी से मयंक को कॉल करती है। कुछ देर में बेहोश कुंती को उसके कमरे में देखने मयंक आता है, जिसके बाद वो खुद को संभालते हुए उठती है और आराधना की मांग से सिंदूर मिटाते हुए बोलती है, मेरा बेटा मर चुका है बहू, तो तू ये किसके नाम का सिंदूर लगाए घूम रही है? मयंक के नाम का ना? मैंने देखा है तुम दोनों को आपस में बात करते। तुम मेरे बेटे के मरने के बाद विधवा जीवन नहीं जीना चाहती, इसलिए इतनी जल्दी तुमने मयंक के साथ रिश्ता जोड़ लिया। छी! माँ जी, ये आप कह रही हैं मैंने किसी और से रिश्ता जोड़ा? अरे मैंने अपनी जिंदगी में युग के सिवा किसी और को आंख उठाकर तक नहीं देखा, और आपने मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। आज अपने बेटे के साथ साथ अपनी बहू को भी मार दिया। आराधना रोते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मयंक ये सब देखकर कुंती से बोलता है, आंटी, ये आपने क्या किया? अरे उस विधवा ने अपनी उजड़ी मांग आपके लिए भरी थी। उस पर क्या बीती थी जब उसके पति के मरने के बाद भी उसने अपनी मांग में सिंदूर सजाया। लेकिन इसके बाद मयंक कुंती और शारदा को सारा सच बताता है। सच सुनने के बाद शारदा और कुंती को अपने शब्दों पर शर्म आती है और वो आराधना के कमरे में जाती हैं, जहां आराधना अपने कपड़े बैग में डाल रही होती है। तभी कुंती उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, माफ कर दे बहू अपनी सास को। इस उम्र में तुझे विधवा होने का दुख झेलना पड़ा, फिर मेरे कारण इस विधवा को अपनी सूनी मांग भरनी पड़ी। जानती हूँ तेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल रहा होगा। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, युग जा चुका है, और अगर तू भी चली गई तो मैं मर जाऊंगी। आप पागल हैं, दोबारा भूल कर भी मरने वाली बात मत निकालना मुँह से। आराधना इतना बोलकर कुंती को गले से लगा लेती है, और आखिर सच्चाई सामने आने पर आराधना को भी अपने सोनी मांग को भरने वाले ढोंग से छुटकारा मिलता है, और वो आजीवन युग की विधवा बनकर कुंती संग अपना जीवन बिताती है। अरुणिता सुबह नाश्ते की टेबल पर आंखें बंद किए जोर से चम्मच बजाने लगती है। तभी उसकी माँ अमिता खाना लेकर वहाँ आती है और उसके सर पर एक लगाते हुए कहती है, क्या नौटंकी लगा रखी है? इतनी जोर से मेज को पीटे जा रही है। वो भी तो बैठा है ना शांति से। वही तो, मेरे कानों में भी दर्द कर दिया इसने। देखा, आप आ गई ना खाना लेकर। चलो आवाज करने का कोई फायदा तो हुआ। देखो तो जरा क्या बनाया है। गोभी के पराठे हैं। और क्या तेरे लिए नाश्ते में 56 भोग परोसूं? अरे मतलब कोई सब्जी वब्जी नहीं बनाई क्या? ऐसे सूखे से पराठे कैसे खा लूं? ओवा कल की अंधी, सूखे कहाँ है? गोभी भरी तो है उसमें। और सब्जी अभी गैस पर चढ़ी है, इसलिए वो पड़ी टेबल पर अचार की डिब्बी। उसमें से अचार निकाल
और अचार से पराठे खा ले। क्या माँ, थोड़ा जल्दी उठा करो ना। बताओ, अब नाश्ते में अचार पराठे खाने पड़ेंगे मुझे। शुक्र कर वो भी नसीब हो रहा है, वरना मैं ना उठूं तो तू तो भूखी ही मर जाए। खुद खाना बनाने का तो कभी कष्ट ना करने की कसम खा रखी है तूने। कसम का तो पता नहीं, आप मुझे अभी नाश्ता दे दो। आओ अचार, आज सब्जी नहीं होने की वजह से मजबूरी में तुम्हें ही खाना पड़ेगा। इतना कहकर वो अचार के साथ पराठे खाने लगती है। शाम को कॉलेज से आते हुए अरुणिता अपनी फ्रेंड मंजू के साथ छोले भटूरे खाने के लिए एक छोले भटूरे के ठेले पर जाती है। तभी उसकी फ्रेंड मंजू बोलती है, बोल, एक प्लेट लगवाऊं कि दो? एक ही लगवा ले बहन, सब यहीं पर खा लूंगी तो घर पर क्या खाऊंगी। फिर माँ मीठे के तौर पर थोड़ा ही सही, लेकिन भर भर के ताने खिलाएंगी। ठीक है भैया, एक प्लेट लगा दो। जिसके बाद दुकानदार एक प्लेट छोले भटूरे उन्हें देता है और दोनों खाने लगती हैं। खाते खाते अरुणिता दुकानदार से बोलती है, अरे भैया, आपने अचार तो डाला नहीं प्लेट में, खाली छोले भटूरे ही पकड़ा दिए। अचार भी दो ना, और हाँ, गाजर वाला देना। अरे आधी प्लेट तो बिना अचार के ही खा ली, अब ये भी खा ले। क्या अचार मांग रही है? अच्छा जी, पैसे भी हम पूरे दे और फिर अचार भी छोड़े। भैया देख क्या रहे हो, अचार दो ना। उसके कहने पर दुकानदार उनकी प्लेट में अचार रख देता है और अरुणिता मजे से अचार के साथ चटकारे लेते हुए छोले भटूरे खाने लगती है। उस दिन के बाद से अरुणिता अचार की चटोरी हो जाती है, जिसके बाद से वो खाने के साथ अचार जरूर खाया करती। एक दिन रात के खाने के समय टेबल पर अचार की शीशी ना देखकर वो अपनी माँ से बोलती है, माँ अचार कहाँ है? सुबह तक तो यही था। अचार कहाँ नहीं गया, अचार खत्म हो गया है। खत्म हो गया? ऐसे कैसे खत्म हो गया? अरे बिना अचार खाए मैं खाना कैसे खाऊंगी माँ? जब अचार को सब्जी समझकर खाएगी तो खत्म ही होगा ना। और सब्जी दाल पड़ी है तो अचार की क्या जरूरत है? नखरे मत कर और चुपचाप खा ले। माँ ऐसे कैसे? सब्जी दाल ना हो तो चलेगा, लेकिन अचार के बिना खाना मेरी हलक से नीचे उतर जाए, ये कभी नहीं होगा। मैं चली दुकान अचार लाने। अरे अरे, कहाँ चली रात को? कल ले आइयो अरुणिता। वो अपनी माँ की एक नहीं सुनती और रात को ही अचार खरीदने निकल जाती है। इस तरह वो बिना अचार के खाना नहीं खाती थी। एक दिन वो शाम को मैगी बनाकर अचार लेने के लिए डब्बा खोलती है तो देखती है कि उसमें एक भी अचार नहीं है। बस होता है तो बचा कुचा अचार का मसाला, जिसे वो चम्मच से निकालकर अपनी मैगी में मिला लेती है। तभी उसका भाई आकाश वहाँ आकर बोलता है, ओ पागल, क्यों मैगी का नाश मारने में लगी है? नाश नहीं कर रही, बल्कि मैं अचारी मैगी बना रही हूँ। खाएगा तू? ओ दिमाग से पैदल इंसान, मैगी के साथ अचार कौन खाता है? और तू तो अचार भी नहीं, उसका मसाला मिला रही है मैगी में। क्या हो गया? क्यों चिल्लम चिल्ली मचा रही है रसोई में? हे भगवान, ये लड़की फिर अचार का डब्बा लेकर बैठ गई। अरे बस कर चटोरी, अब क्या खाली डिब्बा भी चाटेगी? मिक्स वाला ना इस बार बड़ा डब्बा लेके आऊंगी अचार का, फिर वो खत्म ही नहीं होगा। वैसे माँ एक बात कहूँ, उस दिन मजबूरी में खाया अचार ना, सच में उसने तो मेरी जिंदगी के स्वाद ही बदल दिए। मजा ही आ रहा है अब तो अचार खा के। मान जा अरुणिता, इतना खट्टा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और मजा कब सजा बन जाए ये पता भी नहीं चलता। इसलिए अचार खाने पर कंट्रोल कर। ठीक है माँ, समझ गई। मैं कम खाऊंगी, लेकिन खाऊंगी जरूर, छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, अभी मैं अपनी अचारी मैगी खा लेती हूँ। इतना कहकर वो मैगी खाने लगती है। समय बीतता है और जैसा कि अरुणिता ने कहा था कि वो अचार खाना बंद नहीं करती, लेकिन कम जरूर कर देती है। एक दिन अमिता की पड़ोसन गुंजन कटोरी लिए उनके घर आती है और उसे देखकर अरुणिता बोलती है, अरे गुंजन आंटी, आप फिर से कटोरी लेकर चली आई। कहिए क्या घट गया, चीनी या चाय पत्ती? अरे मोहे कुछ ना चाहिए, मैं तो ये अचार देने आई थी। वो टुन्नू के पापा गांव गए रहे तो वहीं से लाए थे। अपनी अम्मा को चखा दियो, एक नंबर अचार बनतो है गांव में। क्या बात है, हमेशा कुछ लेकर जाने वाली आज देकर जा रही है, वो भी अचार। चलो सही है। हाँ हाँ आंटी, बिल्कुल। और कुछ? ना ना, बस इसी वास्ते आई थी। कटोरी कल लेने आ जाऊंगी, चलती हूँ। गुंजन के जाते ही अरुणिता कटोरी में रखे अचार को लालच भरी नजरों से देखने लगती है।
और उसमें से एक अचार निकाल के खा लेती है। तभी उसकी माँ मार्केट से लौट आती है और उसे अचार खाते देखकर हाथों में पकड़ा थैला जमीन पर पटक कर वो झाड़ू उठाती है और अरुणिता को कूटना चालू कर देती है और उसे मारते हुए बोलती है, मेरी बातें तो कान में जाती ही नहीं है ना तेरे। फिर अचार खाने बैठ गई, वो भी कटोरी भर के। आज से रही अचार खाने का भूत उतार कर रहूंगी मैं। आई मम्मी, अचार तो पड़ोस वाली गुंजन आंटी दे के गई थी, मैं तो बस चक्के देख रही थी। आए आपने बेफालतू में सूद दिया मुझे। गुंजन? अच्छा, उसके गांव से आया होगा। हाँ माँ, बड़ा चटपटा है, खट्टा है। आप भी ऐसा अचार बनाया करो ना। हाँ हाँ, ताकि तो पूरा दिन अचार खाती डोले घर में। अरे नहीं माँ, मेरा मतलब है कि आप बनाओगी तो इसी बहाने फिर मैं भी अचार बनाना सीख लूंगी ना। प्लीज माँ बना दो ना, मैं वादा करती हूँ खाने से ज्यादा बनाने में ध्यान दूंगी। ठीक है, लेकिन अच्छा और स्वादिष्ट अचार बनाने में समय लगता है, इसलिए बेसब्र होकर बनने से पहले ही चट मत कर लियो। जिसके बाद दोनों माँ बेटी अचार बनाने के लिए आम, गाजर, मूली और आंवला लेकर आते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं। एक हफ्ते धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद वो अचार का मसाला बनाकर उन सबको उसमें मिला देते हैं और सरसों का तेल डालकर अचार के डब्बे को रख देते हैं। 5-6 हफ्ते अच्छे से उसे धूप लगाते हैं। 2 महीने की मेहनत के बाद उनका बनाया मिक्स अचार तैयार हो जाता है। ऐसे ही अरुणिता फिर खुद से अलग अलग अचार बनाना सीखती है, जैसे कभी गोभी तो कभी नींबू और तो कभी अदरक का अचार। एक दिन उसकी पड़ोसन गुंजन भी अरुणिता का बनाया अचार चख के बोलती है, वाह वाह, क्या खटूस अचार बनो है, खाकर बड़ो अच्छो लग रहो है। ऐसो अचार तो दुकान में भी ना मिलता है। मैं तो कहती हूँ अरुणिता बिटिया, तू अचार बनाकर बेचना शुरू कर दे, बड़ी बिक्री होगी। क्या बात है गुंजन आंटी, आप तो बड़ा अच्छा आइडिया दे रही हैं। माँ क्या कहती हो, अचार का व्यापार शुरू करें? कर ले, जिंदगी में तूने यही तो एक चीज ढंग से बनानी सीखी है। सही है, तेरी अम्मा ने भी हाँ कर दियो। मेरी पहचान में एक आदमी है जो तेरे बनाए अचार को थोक में खरीद सके है। कल मैं उसको लेकर आती हूँ। अगले दिन गुंजन अपने साथ धनी राम नाम के आदमी को लेकर आती है, जो अरुणिता का बनाया अचार चखता है और तारीफ करते हुए बोलता है, वाह वाह, ढेरों अचार खाए हैं मैंने, पर इसका स्वाद तो निराला ही है। बहन जी, आप तो बस अचार बनाइए, बेचने की जिम्मेदारी हमारी। वैसे अचार को क्या नाम देना है? नाम? हाँ हाँ, अचार की शीशी पर कोई नाम तो छापना ही पड़ेगा ना। अब गुमनाम अचार तो बेचूंगा नहीं मैं। आरू आरू अचार, ये नाम रखना सही होगा। चलिए बढ़िया है, ये लीजिए आपका एडवांस चेक और डब्बे मैं अपने आदमी के हाथ भिजवा दूंगा। आप फिलहाल 100 डब्बे अचार पैक करके रखिएगा। जिसे देखकर अरुणिता बहुत खुश होती है और अगले दिन 100 अचार के डब्बे भिजवा देती है। समय बीतता है, धीरे धीरे बाजार में आरू अचार की बढ़िया बिक्री होने लगती है। उनका बनाया अचार इतना फेमस हो जाता है कि अरुणिता के पास बहुत से ऑर्डर भी आने लगते हैं और इस तरह अरुणिता अपने स्वादिष्ट अचार बनाने के हुनर से अपनी जिंदगी को नई आशाओं की ओर ले जाती है। मीनल और उसका पति राघव मॉडल कॉलोनी में रहा करते थे। दोनों ही अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे थे। राघव को बाहर का खाना खाने का बहुत शौक था, जिसके चलते अक्सर ही उसका पेट खराब रहा करता था और उसे कब्ज की दिक्कत रहने लगी थी। मीनल उसे चाहे जितना भी समझाती, पर राघव पे उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। वो रोज ही कुछ न कुछ फास्ट फूड खाता ही रहता था। मीनल की अपनी सास मधुरा से कुछ खास बनती नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सभी रात को एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सुनिए, जरा हिसाब से खाना खाना, वरना सुबह 1 घंटा लगा देंगे फ्रेश होने में। दुखी हो गई हूँ मैं आपसे। अरे बाहो,
ये क्या तमीज है अपने पति से बात करने की? क्यों मेरे लाल के खाने को टोक लगा रही है? पता नहीं तेरा क्यों जिया जल रहा है मेरे बेटे की सेहत से। मेरा जिया नहीं जल रहा, जो 1 हफ्तों से इन्होंने खाया हुआ है ना, वो भी किश्तों में बाहर निकल रहा है, इसीलिए कह रही हूँ। ज्यादा मत बोलो, समझी? अरे क्यों ना बोलूं? पेट देखा है अपना, मटके जैसे लग रहे हैं एकदम। जरा बकवास तो कम ही करो, समझी? बहुत बोल रही हो। मीनल गुस्से से खाने की थाली छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दोनों पति पत्नी में मीठी मीठी नोक-झोंक चलती ही रहती है। तो वहीं मधुरा भी हमेशा अपनी बहू को गलत ठहराया करती थी और उसे ही सुनाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन मधुरा मंदिर जाती है और मीनल नाश्ता बनाकर टेबल पर रखती है और चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ बुरा सा मुंह बनाए राघव आ जाता है। क्यों जी, आज बात बनी या मामला सूखा सूखा ही रह गया? अरे जाने मन, कब से दे रखी है अर्जी, पर मानती ही नहीं है मेरी कब्जी। थोड़ी सी भी आ जाए तो काम चला लूंगा। छी 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 छी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा ध्यान से सुनिए, आज मेरी दोस्त आने वाली है घर पे, उसके सामने ना ऐसे बात मत करना, कोड वर्ड में बात करेंगे हम। कोड वर्ड? मतलब मैं समझा नहीं। ये जो सारा दिन आप फोन का कीड़ा बने रहते हैं ना, उसी भाषा में बात करना। अच्छा जी, ठीक है फिर। कुछ देर बाद मीनल की दोस्त रेशमा उनके घर आती है। सभी लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी रेशमा बोलती है, और जीजा जी काम कैसा चल रहा है? अरे क्या बताऊं, बस सामान अटका पड़ा है, कुछ बाहर ही नहीं आता। वो इनका मतलब है कि लॉकडाउन की वजह से माल नहीं आ रहा। कोई नहीं जीजा जी, आप कोशिश करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। हाय, दिन रात वही तो कर रहा हूँ, पर माल है कि आता ही नहीं। एक बार बाहर आ जाए बस फिर थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे जीजा जी, आप एक काम करो, मेरे पति से बात कर लो, वो आके अपने हाथों से आपका माल निकलवा देंगे। क्या? हाथों से? अरे नहीं नहीं, इससे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। बस थोड़ी सी तकलीफ होगी, फिर आराम भी बहुत मिलेगा। अरे क्या रेशमा, छोड़ो ना तुम भी इन सब बातों को, हम कुछ और बात करते हैं। कुछ देर बात करने के बाद रेशमा वहाँ से चली जाती है। दिन यूं ही बीतते जाते हैं, पर राघव की कब्ज ठीक होने का नाम ही नहीं लेती और दिन पर दिन उसकी दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन कब्ज की वजह से राघव के पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो दर्द से करहाता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। अरे राघव, मेरे बच्चे क्या हुआ तुझे? सब ठीक तो है ना? जी जी माँ जी, सब ठीक है, बस थोड़ा पेट ठीक नहीं है, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा। अरे मेरे लाल, जरूर तुझे उस कलमोही करमजली मीनल की नजर लगी होगी, वही हमेशा तुझे खाने के लिए टोकती रहती है। माँ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तभी वहाँ मीनल आती है और उससे कहती है, कैसी बातें करते हैं आप? अगर अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो दर्द तो होगा ना। आप मेरे साथ चलो, हम अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। यार मैं कहीं नहीं जाऊंगा, डॉक्टर का तो काम ही होता है कुछ ना कुछ वहम बिठा देंगे। माँ, आप ही करो कोई ना कोई घरेलू उपाय। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर आपको दिक्कत होगी तो इलाज तो करवाना पड़ेगा ना। अरे अगर मेरा बेटा नहीं जाना चाहता तो क्यों जबरदस्ती उसके पीछे पड़ी है, ये बता जरा मुझे। चल मेरे लाल, तुझे अभी जीरे और अजवाइन का घोल बना कर देती हूँ। ठीक है, फिर जो करना है ना करो, कल को कुछ हो गया ना तो मुझे मत कहना। मीनल बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और दिन पर दिन राघव की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन राघव सुबह ब्रश करते करते वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। मीनल और मधुरा जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और बताते हैं, जी देखिए, उनकी हालत बहुत टाइम से खराब है और लापरवाही की वजह से ही ये सब हुआ है। हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, अब जल्दी उनको आराम आ जाएगा। बाकी आप उनके खाने पीने का भी खास ख्याल रखें ताकि फिर कभी उनके ऐसी कोई दिक्कत ना हो।
ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और मीनल राघव का बहुत ख्याल रखती है और इसी बीच वो खुद के खाने का ठीक से ख्याल नहीं रख पाती, जिसके कारण उसके पेट में भी दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो वहीं राघव अब एकदम ठीक हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी पत्नी से बोलता है, तुम्हें पता है अब जब से मेरी कब्जी ठीक हुई है तब से बहुत अच्छा फील होता है। पता नहीं राघव जी, 4 दिन हो गए हैं मैं ठीक से फ्रेश नहीं हो पा रही। क्या? मुझे लगता है मेरी टेंशन की वजह से तुम अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं रख पाई हो, जिस कारण ये हो रहा है। लेकिन प्रेशर तो इतना बनता है जैसे बहुत जोर से आई है, पर जब जाती हूँ तो। मैं समझ सकता हूँ इस तकलीफ को, तुम चिंता मत करो। जब मैं ठीक हो सकता हूँ तो तुम भी हो सकती हो, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें जो बोलूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे फाइबर युक्त भोजन, पर्याप्त मात्रा में पानी, सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पानी पीना और व्यायाम करना। माँ कहाँ हो तुम? तभी वहाँ उसकी माँ आती है और वो कहती है, हाँ क्या हुआ? क्यों अपना गला फाड़े जा रहा है? माँ, वो मीनल को भी कब्जी की शिकायत होने लगी। हाँ, जब यहाँ वहाँ का खाती रहेगी तो यही होगा ना। माँ, अब क्या हुआ, किसे हुआ, ये सब छोड़ो। और हाँ, और अब से जो भी मैं और मीनल करेंगे वो आपको भी करना होगा, तभी आपको आगे चलकर ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, आप भी करना शुरू कर दीजिए। तीनों लोग सुबह सुबह उठकर नींबू वाला गुनगुना पानी पीते हैं और एक साथ व्यायाम करते हैं। साथ ही अपने खाने पर भी पूरा ध्यान देते हैं और कुछ ही समय बाद मीनल की कब्ज भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और पूरा परिवार रोग मुक्त होकर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।